नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत से हजारों मील दूर इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग बंधक भी बनाए गए हैं। जिस तरह से ये संघर्ष अभी चल रहा है, अभी ये लंबा खिंचने के संकेत साफ तौर से दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो ये दशकों पुराना विवाद है, लेकिन बीते दिनों फिलिस्तीन की ओर से आतंकवादी संगठन हमास ने जिस तरह से इजराइल में आम लोगों पर हमला किया, उसके बाद इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत समेत दुनिया के अधिकांश देश इजराइल पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ एक साथ उसके साथ खड़े नजर आए और भारत ने इजराइल की सरकार पर हुए इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज प्रधानमंत्री मोदी से फोन भी किया और वहां के मौजूदा हालात के बारे में पीएम मोदी को अवगत कराया। ये तो था आज इस पूरे घटनाक्रम का एक पक्ष, लेकिन दूसरे पक्ष की बात करें तो इस घटनाक्रम के बीच में कल कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की दिल्ली में हुई बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता तो दिखाई, लेकिन हमास के द्वारा किए गए आतंकी हमले पर कुछ नहीं बोला और इजराइल को लेकर भी कोई शब्द नहीं कहे। कांग्रेस के इस प्रकार के प्रस्ताव के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस जो है हमास के प्रति अपनी हमदर्दी दिखा रही है और एक तरह से देखा जाए तो आतंकवाद को अपना कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है। बस यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू हुआ, बयानबाजी का एक नया दौर चला। लेफ्ट पार्टी भी इजराइल और फिलिस्तीनी के विवाद में फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ी तो नजर आ रही है, लेकिन इजराइल को कहीं घेरती नजर आ रही है। इस पूरी बयानबाजी के बीच में इंडिया अलायंस के कुछ दल इस पूरे विवाद से बचते नजर आए और उन्होंने कांग्रेस से अलग इस प्रकार की हिंसा की निंदा की और बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया भी दी है। इस विवाद के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस वोट बैंक के चलते आतंकवाद जैसे मुद्दे पर नरम रुख अपना रही है? क्या विरोध की राजनीति के चलते विदेश नीति के मुद्दे पर भी बंटवारा सही है? इस पूरे मामले को लेकर क्या हुई है बयानबाजी? आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट, उसके बाद में हम इस विषय पे चर्चा भी करेंगे। इतना भयानक इशारा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों का समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं जैसे जैसे वीडियो आज आए हैं हमास के इजराइल पे अटैक के, जैसे जैसे बहन बेटियों के साथ व्यवहार हुआ है, इसके बाद भी कांग्रेस हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में अगर आज बयान दे दिया है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग आतंकियों के समर्थक हैं और ये देश ये देख करके स्तब्ध है। देश की नीति है कि हम आतंकवाद के विरोध में खड़े हैं, तो इनको आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना चाहिए, लेकिन इनके नेचर में है कि हमेशा आतंकवाद का समर्थन करते रहे। ये कश्मीर के अंदर पत्थरबाजियों के साथ में थे, जो भी आतंकवादी थे कश्मीर के अंदर आतंकवाद करते थे, बेगुनाहों को मारने का काम करते थे, वो प्रधानमंत्री हाउस में बिरयानी खाने का काम करते थे। जब सेना हमारा इन पे आक्रमण करती थी, ये उससे प्रूफ मांगा करते, एयरस्ट्राइक का प्रूफ मांगा करते थे। ऐसे ही इनका राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के साथ में जो साठगांठ है वो दिखाई देता है कि जो देश को खंडित करने वाले हैं, देश को बदनाम करने वाले हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, ये उनके साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। कंडमनेशन हर उस एक्ट का होना चाहिए जो बर्बर है, चाहे हमास की ओर से हो और इजरायली फोर्सेस की ओर से हो। इजराइल पैलेस्टीन को लेकर के हिंदुस्तान का नजरिया महात्मा गांधी के टाइम से साफ है। क्या करिएगा? अटल जी के बयान को मैं याद दिला दूं, 77 में जब वो एमईए थे, बर्बरता किसी रूप में स्वीकार्य नहीं, लेकिन यूएन का यह भी रेजोल्यूशन है ना कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दोनों एंटिटीज का, इजराइल और पैलेस्टीन की, उसकी भी कोशिशें दुनिया के ताकतवर मुल्कों को करनी चाहिए। ताकत का इस्तेमाल सृजन के लिए हो, युद्ध और विखंडन से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, चाहे हमास हो चाहे इजरायली फोर्सेस हो। कांग्रेस का डीएनए ये फूट फूट कर निकलता है। ये वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी हद तक जाते हैं। याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह ने कहा था ओसामा जी और जाकिर नायक तो शांति के दूत हैं, तो ये वही डीएनए है जो फूट फूट कर निकलता है अपने वोट बैंक की राजनीति चलते हुए। कि हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हमास का कतई सवाल नहीं है। ये हमास का समर्थन का भी सवाल हमारे पार्टी का बिल्कुल नहीं है। सवाल है पैलेस्टाइन का, सवाल है फिलिस्तीनी जनता की अधिकारों का, सवाल है फिलिस्तीनी जनता की अपने देश के बचाव के लिए दशकों से। तो भारत सरकार
का जो निर्णय या जो बयान है वह इस आधार पर होता है, लेकिन कांग्रेस का बयान जो होता है उनकी एक विकृत मानसिकता का परिचय होता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप में सवाल यही बड़ा अपने आप में उठता है कि आखिर सुदूर इस प्रकार की जो दहशतगर्दी हुई है उसके बाद भी इस प्रकार के सवाल देश में क्यों उठ रहे हैं। इसी से जुड़ा है आज का हमारा सवाल। आज का हमारा सवाल हम आपके सामने रखते हैं कि हमास की दहशतगर्दी, कांग्रेस की हमदर्दी, कांग्रेस को हमास से हमदर्दी क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पास किया गया उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को हमास से हमदर्दी क्यों? हमास की दहशतगर्दी है, कांग्रेस की हमदर्दी क्यों नजर आ रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इस विषय पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शिवम त्यागी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शिवम जी, आपका स्वागत है। कपिल मदान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। प्रभुदयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर बालचंद्र कंगो साहब, जो कि मेंबर है नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ गए। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल मदान जी, समझना शुरुआत में हम आपसे ही चाहेंगे कि वो आखिर कांग्रेस इस प्रकार का प्रस्ताव पास करती है अपनी सबसे बड़ी उस मंच से जहां पे सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, CWC से, और ऐसा बयान, ऐसा प्रस्ताव जहां से साफ तौर से संकेत आता है कि साहब आप आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते दिखा रहे हैं, क्योंकि आप आतंकवाद को कंडेम नहीं कर रहे हैं। देखिए आयेंद्र प्रताप जी, मैं पहले बहुत स्पष्ट तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट और उनका जो इस सारे वाकये पे जो व्यू था, उनका व्यू ये था कि उन्होंने फलस्तीन के फेवर में बोला था। और अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो आपको ढेरों रिपोर्ट मिलेगी जहां पे वाजपेयी साहब का ये व्यू था। अगर आप देखेंगे कि 2003 में वेस्ट बैंक में एक दीवार बनाई गई थी, उस दीवार के बनाने के विरुद्ध वाजपेयी जी की सरकार ने बोला था, और ये भी सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी सारे चेयर लीडर बीजेपी के हैं, तो ये जो सारी की सारी ये बातें बोलते हैं, अगर कोई किसी फलस्तीन के बारे में बात करता है तो क्या वो सारे वो यही जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वाजपेयी साहब के लिए भी करेंगे? बिकॉज वाजपेयी साहब ने भी यही किया था। और एक मैं और आपको बात बता दूं कि दर्शकों को आपके दर्शक बहुत समझदार हैं और वो ये जानना और समझना चाहेंगे कि हमास और फलस्तीन दोनों एक चीज नहीं है। हमास एक आतंकी संगठन है और इसमें जो हमास ने किया उसको उसको बहुत कड़े और उसका कोई समर्थन हो नहीं सकता। सर, इस बात को कपिल जी, आपने बहुत सही पॉइंट का सर, आपने बहुत सही पॉइंट का कपिल जी, आपने बहुत सही पॉइंट का। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये दो अलग चीजें हैं तो हमास के द्वारा आतंकी कार्रवाई की कंडेम करने की, निंदा करने के शब्द क्यों नहीं, ये सवाल उठ रहा है ना, जब दो अलग चीजें। मैं सिर्फ ये बात यहां पे बोलूंगा। और अगर आप देखेंगे कि किसी ने समर्थन नहीं किया, कि अगर आप सबकी स्टेटमेंट देखेंगे, आप जयराम रमेश जी की आप स्टेटमेंट उठा के देखें, उन्होंने बोला कि ये जो बर्बरता इजराइल के लोगों पे हमास ने करी है, और उनकी निंदा उन्होंने बहुत शब्द और बहुत कड़े शब्दों में करी है। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि उसके बाद जो हो रहा है, जो फलस्तीन के लोग वहां पे ये बमबारी झेल रहे हैं, और जो जिनका शायद हमास से कोई लेना देना नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, आप क्या उनके साथ जो हो रहा है, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं या आप उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं? तो मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भाजपा इस बारे में बात करती है, मुझे लगता है कि उनकी पॉलिसी क्या रही है, जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, मुझे लगता है कि उनको इस बारे में कोई ज्ञात नहीं है। और बगैर सिर पैर के, बगैर लॉजिक के वो कोई भी बात कर रहे हैं। और ठीक है, चलिए आप बगैर सिर पैर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने आदरणीय नेता का जो व्यू था, वाजपेयी जी के रुख को कांग्रेस फॉलो कर रही है और आज बीजेपी खुद भूल गई। शिवम त्यागी जी, ये सीधा आरोप है कि आप लोग वाजपेयी जी की बात को भूल गए हैं, नए प्रकार की आपने शिफ्ट किया है और कांग्रेस आज भी वाजपेयी जी को फॉलो कर रही है। शिवम जी, कमाल की बात यह है कि जो बमों की वर्षा इनको दिखाई दे रही है कि वो जब जिस तरीके से दूसरी तरफ हो रही है वो तो इनको दिख रही है, लेकिन जब वो ही चीज इस्राएल के
बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ हुई तो इनको नजर नहीं आई। कमाल की नहीं, आप प्लीज सुनिए। कपिल जी कपिल जी एक बात कर लेने दीजिए। मैं आपको पर्याप्त समय दिया मैंने। कपिल जी आपका समय दिया मैंने। शिवम जी को बात करने दीजिए। मुझे लगता है प्लीज बीच में मत बोले ना। जनता और जनता का सेंटिमेंट सुनने के लिए बहरा जो हो गया है वो कांग्रेस है, तो बेहतर है बीच में ना बोले, अपने समय पर बोलिएगा ना। आप मुझे जो भी बोलना है मैं वही बोलने वाला हूँ। प्लीज बीच में मत बोलिए आप। लगातार आपने अपनी बात रखी ना, आपकी चिट्ठी पर भी आ रहा हूं जो आपने लिखा है, चिंता मत करिए, वर्ड टू वर्ड पढ़ा है वो भी। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने ये चिट्ठी निकाली है CWC के बाद, इजराइल पर लिखने के लिए एक शब्द नहीं है आपके पास। इतनी बेशर्मी हो गई है कि एक शब्द नहीं लिख सकते। 21st सेंचुरी में एक देश में, एक दुनिया में जो जिससे हमारे स्ट्रेटेजिकल टाइज बहुत अच्छी हैं, उस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनको उनके ऊपर पैर रखकर जो है थूका जा रहा है, उनको गाली दी जा रही है, और देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के पास एक शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए। वो इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण करना है। मैं मानता हूं आपको यहां पर एक वर्ग विशेष की वोट चाहिए, लेकिन हमास से भी वोट चाहिए क्या कांग्रेस को? या हिजबुल्लाह से भी वोट चाहिए क्या कांग्रेस को? नहीं चाहिए ना। अगर उनसे वोट नहीं चाहिए तो जो ये बार्बरिक अटैक्स हुए हैं, कम से कम इनको कंडेम कर इजराइल के बारे में 2 शब्द लिख देते हैं। मेरे देश में अगर मैं कॉम्पोजिशन के हिसाब से बात करूं, अपने देश की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं और इजराइल को कैलकुलेट करूं, तो वहां के कम से कम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 1.5 लाख लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन इन लोगों को ये अटैक ही नहीं लगता। प्रॉब्लम है ना कि अपीजमेंट में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आतंकवादी को आतंकवादी कहने में भी इनको पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहिए। भारत की सरकार इस पॉलिटिकल करेक्टनेस में विश्वास नहीं रखती, और उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जहां तक बात इस देश की है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम कहीं ना कहीं आतंकवाद के सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं। 90 के दौर में, 2000 के दशक में, अटल जी के समय में भी पूरी दुनिया में जा जाकर हमने लोगों को बताया है कि हम आतंकवाद से किस तरह जूझ रहे हैं। दुनिया उस समय विश्वास नहीं करती थी, वेस्ट उस समय विश्वास नहीं करता था इस बात को। वो कहते थे ये इनका इंटरनल इशू है, कश्मीर का मामला है, 2 देशों की आपस की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैंड का विवाद है। नहीं, आज सारी दुनिया उस बात को मानती है। तो कम से कम यूनानिमसली जो चीज हम दुनिया में लेकर जाते थे, आज वो दुनिया अगर उसको देख रही तो कम से कम और भी कुछ ना करो तो क्रिटिसाइज कर दो। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि वाजपेयी जी को वो उन्होंने याद रखा हुआ, आप उनकी बात को भूल गए, उस पर भी जवाब दें। बिल्कुल नहीं भूले हैं, हम अच्छी तरीके से मानते हैं। हम चाहते हैं, वी आर प्रो पीस। हमारा सबसे पहला एजेंडा है, सरकार का सबसे पहला एजेंडा है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। लेकिन शांति स्थापित कैसे होगी? AK-47 लेकर अगर 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी किसी देश में घुस जाएंगे तो ऐसे शांति स्थापित होगी क्या? अगर महिलाओं को, बच्चों के साथ बलात्कार करेंगे, छोटे छोटे पिंजरों में बच्चों को डालकर बंद कर देंगे और उनको आगे जाकर इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे शांति स्थापित होगी क्या? और जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये शांति के दूत है? नहीं ना। इनको तो एक ही आवाज में कंडेम किया जाना चाहिए, देश चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, स्टैंड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी किसी दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करता है, जिसको हमने बारंबार देखा है, तो माफ कीजिए, सबसे पहले तो उसी की मजम्मत होना, उसी को क्रिटिसाइज करना, उसी के खिलाफ खड़ा होना बेहद आवश्यक है आज की दुनिया में। तो कम से कम हमारे साथ में वालचंद कांगू साहब जी भी हैं जो कि CPI से जुड़े हुए हैं। वालचंद जी, आपसे समझना हम ये चाहेंगे कि इस प्रकार का जो आतंकी हमला होता है उसके खिलाफ मुखर आवाज क्यों नहीं लेफ्ट पार्टी की तरफ से सुनाई पड़ती? जो तमाम लेफ्ट पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें फलस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ खड़े हुए नजर आना एक अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के मानवता के खिलाफ हुए आतंकी बर्बरता के खिलाफ भी शब्द बोलना दूसरी बात है। क्यों ये दोनों चीजें नजर नहीं आ रही? उसकी एक बड़ी वजह क्या? देखिए, दो तीन प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं। इजराइल के पास मोसाद नाम की एक एजेंसी है और ये मोसाद से पूरी दुनिया डरती है। सिर्फ डरती नहीं है, कहीं भी कुछ होता है तो मोसाद को बुलाया जाता है और मोसाद ये बहुत एफिशिएंट एजेंसी समझी जाती है। तो क्या ये एजेंसी को हमास के पास 5000 से ज्यादा रॉकेट आने तक मालूमात नहीं था? ये आप इसको पर भरोसा करते हैं? देखिए, इजराइल की निर्मित जो है वो जिस समय पे हुई है उस वक्त जो है जानबूझकर साम्राज्यवादियों ने उसको इस्तेमाल करने के लिए किया है और वही राजनीति आज चल रही है। तो वॉर ऑन टेरर जो है उसका उपयोग लेकर पूरे दुनिया में आतंक फैलाने का साजिश किसकी है? तो ये सब चीजों को सोचकर करना पड़ेगा। देखिए, अभी बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे हैं, आडवाणी जी ने अपने किताब में जिस नेता की बहुत तारीफ बीजेपी वाले करते हैं, वो
नेताओं ने क्या कहा था आडवाणी पैलेस्टाइन के बारे में, किस तरह से समर्थन करने को कहा था, यह आप जानना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने 1935 में समर्थन किया था। महात्मा गांधी तो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी 1935 में बालचंद जो है फिलिस्तीन का समर्थन किया। सर, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी भारत की राजनीति कई सालों तक सभी पक्षों को लेकर फिलिस्तीन के बारे में रही है। जी, आपने लेकिन बहुत जैसे ही हमारी राजनीति मेरा जमाने में एक सवाल है, राजनीति बदलने लगी, हम जो है आर्म्स डीलर होने लगे। बालचंद सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कंपनियों को बुलाकर जब शस्त्र बेचने की बात करने लगे तो इजराइल का महत्व हमारे लिए बढ़ गया। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? खतरा है बालचंद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हम भी अटक जाएं। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? उसके लिए मेरे को लगता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमारे पार्टी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि दोनों पार्टियां बैठकर शांतता से इसका हल निकाले और इसको एस्केलेट ना हो इसकी कोशिश करें। ठीक है सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तो अब मैं काउंटर क्वेश्चन अभी कर नहीं पा रहा हूं। मैं काउंटर क्वेश्चन आप तक लेकर आऊंगा, इसलिए तब तक मैं दूसरे मेहमान तक जाता हूं। प्रभुदयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, विदेश नीति के मसले को लेकर, क्योंकि मैं आपसे राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं विदेश नीति के मसले को लेकर या वैश्विक चुनौतियों को लेकर आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद के मसले पर, हमास जैसे आतंकी संगठन को लेकर, उसके कृत्य को लेकर भारत भर्त्सना करता है, अपने एक मित्र देश इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है, तो क्या यह हमारी विदेश नीति के पैराडाइम शिफ्ट को दिखाता है? क्या इसको इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाना ठीक है? प्रभुदयाल जी। अरविंद जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब पॉलिटिशियंस के बातचीत होती है मैं हमेशा उससे दूर रहना चाहता हूं। मैं कभी इस तरह के डिस्कशंस में शामिल नहीं होना चाहता हूं जी। मैं 37 साल इंडिया का डिप्लोमेट रहा, 11 प्रधानमंत्रियों के अंदर में मैंने काम किया और बराबर की वफादारी से, बराबर के उत्साह से। तो जब पॉलिटिशियंस के डिस्कशन होने लगते हैं तो मुझे जरा अटपटा सा लगने लगता है। डिप्लोमेसी में यह कहा जाता है कि हर बात कहने का एक उचित समय हो, देयर इज अ टाइम टू से एनीथिंग। और अगर अनुचित समय पे कोई बात कही जाती है तो वो थोड़ी अटपटी लगने लगती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे बायलैटरल डिस्कशन में हो, कभी भी। जरूर ये सही है कि फलस्तीनियों के हक हासिल करने के लिए हमेशा से भारत आवाज उठाता रहा है और फलस्तीनियों का समर्थन करता रहा है। लेकिन आर्देंदु जी, ये समय फलस्तीनियों के हक के बात करने का नहीं है, ये समय है आतंकवाद की निंदा करने का। जो हमास ने आतंकवादी हमला किया है सिविलियंस पे, इनोसेंट लोगों पर, उसकी एकजुट होकर निंदा करनी चाहिए। और किसी बात की इस वक्त जरूरत ही नहीं है, किसी और बात को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा लड़ता है, चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे जहां पाकिस्तान के साथ संबंध हो, चाहे जैसे श्रीलंका के साथ आतंकवाद हम लड़ रहे थे। आतंकवादी हमले की निंदा ही इस वक्त करनी चाहिए और कोई दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स, राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, सऊदी इजराइल टॉक्स, ये सब बिल्कुल इस वक्त बेवजह बातें होंगी। बात सिर्फ होनी चाहिए कि जो आतंकवादी हमला हमास ने किया है इजरायली इनोसेंट सिविलियंस पे, वो बहुत गलत है और उसका खामियाजा अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट पैलेस्टीनियन सिविलियंस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अब इजराइल कार्रवाई कर रहा है वही बेचारे उसको भुगतेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही, क्योंकि जरूरत किस बात की है, जब मानवता पे एक अटैक होता है तो आपको उसके खिलाफ मुखर आवाज उठाने की जरूरत है और भारत को एक आवाज में इस बात को आगे रखना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ मौजूद है। शेखर जी, आपको लगता है कि जो बात या कहा जाए पूरा विवाद जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की प्रस्ताव से निकल के आया है, उसके बाद से तुष्टीकरण की राजनीति हो या फिर आतंकवाद जैसे मसले पर नर्म रुख अपनाना, वोट बैंक की राजनीति करना, ये जो लगातार आरोप लग रहा है, आपको लगता है कि ये कांग्रेस को थोड़ा असहज कर रहा है? शेखर जी। अरेंद्र जी, देखिए, पहले दिन जब पिछले रविवार को कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी वो बड़ा स्पष्ट था कि जो आतंकवाद हमला हुआ है इजराइल पर,
उस पर उन्होंने उसको कंडेम किया था। लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर कई दबाव आने लगे, खास करके मैं सुन रहा हूँ केरल के जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है। जब चुनाव आ रहा है तो लगता है कि हम इजराइल को समर्थन कर रहे हैं ये हमला को कंडेम करके, और इसीलिए हमें थोड़ा ये करना है। और प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट थी वो सीधा सीधा वो जो आतंकवाद अटैक हुआ हमास की तरफ से उसको कंडेम किया है। और ये बात भी सच है, भारत का पॉलिसी पैलेस्टाइन के ऊपर कोई चेंज नहीं है। जो पॉलिसी यूपीए कार्यकाल भी थी वही पॉलिसी एनडीए कार्यकाल भी है, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन का, कि वहां पे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है, इजराइल भी सुरक्षित रहे और पैलेस्टीन एक अलग राष्ट्र के रूप में वो भी सुरक्षित रहे। यही अब 2 स्टेट जो सोल्यूशन है वही रहे। लेकिन बात यह है कि जब हमारी पॉलिसी में जो बदलाव आई है यूपीए कार्यकाल से आज, यही है कि हमारे लिए टेररिज्म सेंट्रल पॉलिसी है। जिस बात को अभी प्रभुदयाल जी ने कहा कि हमारे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है टेररिज्म मामले में, क्योंकि हम स्वयं टेररिज्म के भोगी हैं। तो हमने देखा है कि क्या क्या हुआ है। तो जब हम आवाज उठाते हैं टेररिज्म लेकर कहीं भी, वो हमारे जो एक्सपीरियंस रही है, जो हमने जम्मू कश्मीर में देखा है, जो पंजाब में देखा है, बाकी जगह पे जो देखा है, उसके अनुभव से ही हम कहते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जो अटैक आज इजराइल में हुआ था वो आतंकवाद हमला था, कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज हरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी को भी समझनी चाहिए, बाकी पार्टी को समझनी चाहिए। आज वहां पे जो अरब वर्ल्ड है, वहां जो मिडिल ईस्ट में कई चीजें बदल रहे हैं। देखिए, हमास केवल इजराइल के खिलाफ नहीं है, उन अरब देशों से भी खिलाफ है जो इजराइल से अच्छे संबंध रखना चाह रहे हैं। उनकी आतंकवाद केवल उनके खिलाफ, मतलब इजराइल के ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर भी वो उनके निशाना साधा, मौका मिलेगा तो करेंगे। और सब जानते हैं कि वहां के जो परिस्थिति है आज, सऊदी अरेबिया हो, बाकी यूएई हो, ये सारे क्योंकि अन्य कारण है, दुनिया का वहां बदल रहा है, जिसके वजह से इजराइल से चल रहा है। उनको भी हमास की जो कार्रवाई है उसको लेकर वो भी चिंतित है। और सब जानते हैं जो एक लंबा से चला आ रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक लंबा झगड़ा, उसका भी इसमें असर है, क्योंकि माना जाता है कि हमास के पीछे वो ईरान है, जैसे हिजबुल्लाह के पीछे उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। तो ये सारे, लेकिन आतंकवाद मामले में इंडिया कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल के 2017 में, लेकिन उससे पहले सारे अरब देशों की दौरा करके जाके इजराइल के, बाद में 2018 में उन्होंने पैलेस्टाइन किए, रमल्ला गए थे। इसका मतलब भारत की पॉलिसी चेंज नहीं है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, क्योंकि भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत लगातार आगे बढ़ रहा है और एक बैलेंसिंग एक्ट हम लगातार देखते हैं, लेकिन जो मूलभूत मसले हैं उसमें हम किसी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं करते। आप मेहमानों से ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे और हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आतंकवाद के मसले पर कांग्रेस की हमदर्दी क्यों एक अपने आप में दिखाई पड़ रही है और उसके पीछे क्या ये वजह है, जिस बात का जिक्र मेरे मेहमान शिखर अय्यर जी ने किया, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि क्या केरल के नेताओं की दबाव की वजह से सीडब्ल्यूसी में ये बात आई, इसकी वजह से ये प्रस्ताव पास हुआ, क्या है तमाम वजह, करेंगे इस विस्तार पर चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है।
इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और इस ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से दो टूक में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि हमास से हमदर्दी क्यों, क्योंकि कांग्रेस के CWC से जो शब्द निकल के आए वो अपने आप में सवाल पैदा करते हैं कि आतंकवाद जैसे इतनी गंभीर चुनौती पे, ज्वलंत समस्या पे, वैश्विक मुद्दे पर क्यों आखिर कांग्रेस के इन शब्दों में नरमी नजर आ रही है। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? क्योंकि ये तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। कपिल मदान जी, समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप पिछले जवाब में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो कुछ भी हमास ने किया उसको लेकर जयराम रमेश जी ने उसको कंडेम किया, उसकी भत्सना की और उसकी निंदा की। लेकिन जयराम रमेश जी के माध्यम से कही गई बात और उसके बाद में CWC के प्रस्ताव, इन दोनों की अगर तुलना करें तो बड़ा मंच कौन सा है? उस लिहाज से तो दिखाई पड़ता ना कि पूरी कांग्रेस ने जिस प्रस्ताव को पास किया वो बड़ा एक तरीके से लेटर होता है। इस अंतर को जरा समझाइए। देखिए, मैं आपको एक बात फिर से बोल दूं, जब एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, अगर वो पार्टी कम्युनिकेशन तो अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से करेगी ना। जब एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने, CWC कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जयराम रमेश जी हेड करते हैं, और उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला कि इजराइल पे जो अटैक हुआ उसकी वो भत्सना करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट किसी ने विड्रॉ करी? क्या ये स्टेटमेंट वापस ली? किसी ने नहीं ली। आपका ये प्रिमाइस ही गलत है कि CWC ने उसको कंडेम नहीं करा। ठीक है, एक दिन कपिल जी, आपका ये तर्क बहुत सही था। एक सेकंड सर, मुझे प्लीज बोलने दें, मुझे प्लीज बोलने दें। बहुत क्लियर लाइन में, बगैर किसी कंफ्यूजन के, साफ शब्दों के अंदर पार्टी का कम्युनिकेशन हुआ, जहां पे उन्होंने जो इजराइल पर अटैक हुआ उसकी उन्होंने भत्सना करी। मैं शिवम जी को सुन रहा था, शिवम जी ने बोला कि वहां पे इजराइल में औरतों के साथ बर्बरता हुई और उन्होंने बड़ी सारी, ये जब क्लियर शब्दों में जयराम रमेश जी ने बोला कि वो जो अटैक हुआ हमास पे उसकी वो भत्सना कर रहे हैं, तो मैं एक ये मानव त्रासदी का जो एक ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सिमिलर सिचुएशन हमारे मणिपुर में हुई, तो हमारे मणिपुर में हुई, हमारे मणिपुर में हुई, हमारे कपिल जी, मैं देखिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उदाहरण नहीं जाऊंगा,
कपिल जी मैं नहीं जाऊंगा, आप अभी आप ठीक है नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे जो पहला सवाल किया आप उसका अभी जवाब नहीं दे रहे। कपिल जी आप लगातार बोल के आप मेरी बात का जवाब ना दें, ये बेहतर बात नहीं है। मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, मेरा पहले सवाल का आप जवाब दीजिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, मैंने आपसे स्पष्टता से पूछा कि जयराम जी का बयान एक दिन आता है, उसके अगले दिन सीडब्ल्यूसी का एक प्रस्ताव आता है, इन दोनों में अंतर है और ये अंतर अगले दिन आ रहा है। तो बाद में कही हुई बात को माना जाएगा या पहले कही हुई बात मानी जाएगी? कपिल जी आप सुनिए भी तो, कपिल जी आप सुनिए भी तो, आपसे मैं एक सवाल किया, आप अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो मैं उससे पूछूंगा ना आपसे। आप मुझे मालूम है कि शायद आप नहीं सुन पा रहे जो मैं बोल रहा हूं, कि शायद जो मैं बोल रहा हूं वो इनकन्वीनियंट फैक्ट्स हैं बीजेपी के लिए। मुझे वो दिख रहा है और आपके दर्शकों को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने देखिए अब ये व्यक्तिगत वाद विवाद से बेहतर होगा कि जो मैंने आपसे मूलभूत सवाल पूछा था अगर आप उसका जवाब दें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप अभी इस बात को फिर इससे पूछ रहा हूं जी, प्रधानमंत्री साहब को और बीजेपी को कितने दिन लग गए इस मामले में? इस पे बहुत चर्चा हुई है। ये आज हम मंच जिस बात के लिए कर रहे हैं, देखिए नहीं आप ये तर्क से वितर्क से आगे बढ़ गए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या मैं ये मान लूं कि आप जो कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या आपके लिए मेरा सवाल कन्वीनियंस नहीं था, आपको जवाब नहीं सूझ रहा, तो मैं ये कह दूं तो आपको बेहतर नहीं लगेगा? ये बेहतर जवाब नहीं है। नहीं कपिल जी ये बिल्कुल गलत बात। नहीं कपिल जी आपसे मैं एक मूलभूत सवाल कर रहा था कि एक दिन एक बात आती है, दूसरे दिन उससे बड़ी बॉडी से दूसरी बात आती है, आप उसके अंतर को नहीं रख रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं कि लगातार ये वो। ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर कन्वीनियंस के आपको सवाल नहीं, मैं किसी अगले सवाल से आऊंगा। शिवम जी ठीक है, नहीं आप मैं आपसे पहला सवाल किया, मैं उनसे सवाल आप बिल्कुल पूछिएगा, आप इस मंच से भी पूछिए और नहीं आप बिल्कुल पूछिए, आप व्यक्तिगत भी पूछिए, मंच में भी पूछिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उसका आप जवाब नहीं दे रहे, फिर आप कह रहे हैं मैं शिवम जी से सवाल पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल पूछिए, आप मित्रवत पूछिए, पार्टी के आधार पर पूछिए। खैर ये वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है शिवम जी, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं इस बात को लेकर कि साहब उन्होंने पहले दिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया, तो सीडब्ल्यूसी के इस बयान से या इस प्रस्ताव से कोई मायने नहीं, जिसको लेकर आप एक तरीके से पूरा विवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला। नहीं आप कह चुके हैं। नहीं देखिए फिर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आपने यही कहा था। नहीं सॉरी माफ कीजिए, आपने यही कहा था जी। मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बड़ा होता है या वर्किंग कमेटी बड़ी होती है या पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ा होता है, ये देश जानता है किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई। बीच में जबरदस्ती बोल के चिल्लाने से कुछ साबित नहीं हो जाता है। आपकी जो वर्किंग कमेटी ने जो रेजोल्यूशन दिया है उसकी मैं कुछ लाइनें बस इस तरीके से पढ़ देता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोमवार को प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में इजराइल और उस पर हुए हमले का कोई जिक्र नहीं है। सर पे बम बरस रहे हैं और जो बरसाने वाला है उसकी तरफ से ये कहते हैं कि नहीं उनकी जमीन और उनकी स्वायत्तता, इस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है इस हिपोक्रेसी को बंद कर देना चाहिए इंसान को, और यह समय है हिंदुस्तान को कि मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें फलस्तीन का कोई स्टैंड है उसको आप बिल्कुल पीछे लेकर जाए, नहीं, हिंदुस्तान हमेशा से ही शांति की बात करता है और हम उसे ही एजेंडा को लेकर आगे जाते रहेंगे। लेकिन इजराइल के जो संबंध हिंदुस्तान से रहे और उन्होंने या फिर हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से जो किया है उसको पहले और बेहतर समझे। 1962 की वॉर में जब हमारा हिंदुस्तान जो है जूझ रहा था, चाइना से हम लड़ रहे थे जिसमें हमारी हार हुई थी, उस समय बेन कुरियन उनके वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी ने मदद के लिए। चिट्ठी का जवाब उन्होंने जहाज भर के हथियारों से दिया था। प्लीज अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अटल जी के समय में जब हम लड़ रहे थे करगिल में, तो उस समय एरियल ड्रोन से लेकर लेजर गाइडेड बम, गोला बारूद सब इजराइल से लेकर आए थे। पोखरण के समय में अगर कोई एक कंट्री थी जो जिसने कोई स्टेटमेंट अगेंस्ट में नहीं दिया था तो वो इजराइल ही थी। मैं नहीं कह रहा हूं फिर भी, और उसको भी छोड़ दीजिए। इस बात के बाद भी 62 में मदद के बाद भी हिंदुस्तान ने इजराइल में दूतावास खोलने में 42 साल लगा दिए, और मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो इजराइल विजिट करते हैं। अरे डिफेंस से लेके कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर पूरी दुनिया, अरे वो फलस्तीन भी गए थे, एक अभी अरे भैया वो तो सऊदी भी गए थे, ये पागल हो गए क्या? ये फिर बेवकूफी भरी बात है भाई। रुकिए जरा, प्लीज रुकिए ना जरा, आप अपनी बात पूरी करें। किसने बोला झूठ बोला? कपिल जी आप इनको प्लीज रोकिए ना। कपिल जी वो समझ गए थे, ये तथ्य सबको पता है। ये किसने मना किया? नहीं गए। अरे किसने मना किया भाई? सुनिए, अब आगे सुनेंगे तो फलस्तीन क्यों चले गए?
अगर फलस्तीन नहीं गए, फॉरेन पॉलिसी ये है तो किसने? अरे प्लीज अंडरस्टैंड, ये पॉलिसी नहीं है। शुरुआत में क्या बोला सुन लो, आप इनको प्लीज रोकेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब इनको कपिल जी आप इस बात को आप दोहरा के समय एक तरीके से जाया कर रहे हैं, क्योंकि ये तथ्य आ चुका है प्रधानमंत्री की यात्रा कहां हुई, ये पब्लिक डोमेन में है, ये सबको पता है कि वो किस वर्ष में कहां गए, ये निश्चित तौर से इसमें कोई बिल्कुल संक्षेप में समझिए। हाँ कपिल जी प्लीज, मैं आपके पास आया था, आपका अपनी बात रखिए, अब मैं शिवम जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। कपिल जी प्लीज जी, शिवम अपनी बात प्लीज माय डियर फ्रेंड, किताबें जो पीछे रखते हैं उनको पढ़ भी लिया करो। मैंने नहीं कहा कि वो फलस्तीन नहीं गए, और मैंने ये भी नहीं कहा कि फलस्तीन से संबंध हमारे अच्छे नहीं होने चाहिए, और ये भी नहीं कहा कि जहां तक उनका मुद्दा है मुझसे पीछे हट रहे हैं। छोड़ दीजिए, इजराइल के साथ साथ हमारे मिडिल ईस्ट से संबंध बहुत बेहतर है भाई, कतर से संबंध बहुत बेहतर रहे, सऊदी से संबंध बहुत बेहतर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसी को ही कहा जाता है भाई फॉरेन पॉलिसी। अब आप समझ से बाहर है, जिस आदमी ने 42 साल सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन का ही विषय गाया हो, उनको कैसे समझ में आएगा इजराइल से संबंध में? फिर से वही कहना चाहता हूं, इजराइल फिर बीच में दिस इज अनफेयर। इजराइल एक इंपॉर्टेंट देश है, और जहां तक बात उससे भी आगे बढ़ के आतंकवाद की है, वहां पर तो मुझे लगता है किसी भी सिविलाइज्ड देश को इस मुद्दे पर पीछे हटना ही नहीं चाहिए। हमारे संबंध उनसे बेहतर है, हमारे तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज से भी बेहतर है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से बहुत बेहतर है, कतर से बहुत बेहतर है, सबसे ही कहीं ना कहीं हमने अपने रिलेशनशिप्स में ग्रो किया। लेकिन जब मसला आतंकवाद का हो तो उस पर यूनानिमसली एक ही स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि हम उसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। और यही कांग्रेस की जो चिट्ठी आई है उससे प्रॉब्लम है कि ये लोग इतना घुसे हुए हैं तुष्टीकरण में, इतना घुसे हुए हैं प्रेशर में, इतना घुसे हुए अपनी लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई आतंकवादी हमला होता है वो उस तक को कंडेम करने को तैयार नहीं। ये बिल्कुल ये सवाल है। प्रभुदयाल जी के पास मैं रुक करूंगा। प्रभुदयाल जी, आपकी राजनयिक सेवाओं और आपके पूर्व राजनयिक के ओहदे का हम सम्मान करते हैं। इस राजनीतिक बहस में हम बिल्कुल आपको शामिल नहीं कर रहे, ना मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल किया था, और हम फिर से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इस बात को, क्योंकि ये विदेश नीति से जुड़े एक मसले को लेकर हुई राजनीतिक बहस का मसला है, इसलिए हम आपके माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल फिर वही मूलभूत आ जाता है कि भारत की एक विदेश नीति के मसले को लेकर अगर हम मूलभूत समस्याओं पर एक मुखालफत वाला एक बयान देते हैं या स्टैंड लेते हैं, तो क्या ये हमारे स्टैंड के बदलाव के तौर पे देखा जाना चाहिए? और जिस बात का जिक्र शेखर जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की यात्रा फलस्तीन को लेकर, प्रधानमंत्री की यात्रा इजराइल को लेकर, अरब नेशंस को लेकर, तो क्या ये हमारी एक इंडिपेंडेंट या एक न्यूट्रल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लगातार आगे बढ़ाने के तरीके से है? देखिए, फलस्तीनियों के हक में बात करना उचित है, ये बात करनी चाहिए और भारत हमेशा करता आ रहा है। सिर्फ जो मैं प्रश्न पूछ रहा था कि अगर कोई बात गलत समय पर की जाए तब क्या संदेश सही जाता है? अभी जो वक्त है, जो ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो हमास ने जो आतंकवादी हमला किया था इनोसेंट सिविलियन इजरायलीज पे, उस बात की चर्चा करने का है। यह समय फलस्तीनियों के हक में क्या करना चाहिए, यह बात करना उचित नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ ये कहने का बात, अगर ये जो कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव है ये 5 दिन पहले पास हुआ तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस आतंकवादी हमले के बाद इस प्रस्ताव का पास होना यह गलत संकेत दे रहा है। यह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर जोर दे नहीं रही है कि जो आतंकवाद है वो गलत है, वो फलस्तीनियों के हक की बात कर रही है। तो अनफॉर्चुनेटली एक गलत संदेश जा रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात विनती से कहना चाहता हूं जी, मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है। मेरे अपने फादर इन लॉ कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 20 साल तक, और 1970 से 1973 तक कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। तो मुझे कांग्रेस पार्टी से किसी तरह का विरोध नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यह बात गौर करने की होती है कि जो बात हम कह रहे हैं, क्या यह समय उचित है उस बात को कहने का। डिप्लोमेसी में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। बिल्कुल। शेखर जी, आपको लगता है कि मूलभूत सवाल वहीं पे आके अटक जाता है कि जहां पर
कांग्रेस कहीं इस प्रकार का नर्म रुख अपनाती नजर आती है आने वाले विधानसभा चुनाव की बात 2024 को लेकर, और हमने पहले भी देखा है कि कई बार इस प्रकार की शब्दावली रही है जहां पर कई सवाल खड़े हुए हैं कांग्रेस के इस प्रकार के स्टैंड को लेकर। एक बार फिर वो मौका, हालांकि कपिल जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जयराम रमेश जी ने कंडेम किया था, लेकिन उसके बाद सीडब्ल्यूसी से इस प्रस्ताव का पास होना, एक दिन पहले कुछ बयान, एक दिन बाद कुछ और प्रस्ताव, ये अंतर भी अपने आप में जनता देख रही है। शेखर जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए आज दिन भर यही रहा है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में भी आप देखिए, सीपीएम मार्क्सिस्ट में भी देखिए, पहला जो बयान एमए बेबी का आया, उसके बाद बृंदा कारत की जो आपने अभी दिखाया, उसमें भी फर्क है। क्योंकि जो एमए बेबी ने, क्योंकि वो भी केरल से जुड़े हुए हैं, और केरला के जो आज लेफ्ट फ्रंट की जो पॉलिसीज रही है वहां पे, वो चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट जो पहले यूडीएफ के पास था, यानी जो कांग्रेस के पास है या था, वो उनके पास पूरी तरह से आ जाए। तो उनका भी यही है, क्योंकि इसमें यही सोच है कि भाई कहीं ना कहीं ये, क्योंकि देखिए ये मामला जो है इजराइल के जो हमास का जो हमला है, भारत सरकार, भारत कतई ये नहीं देखती कि ये हमारे यहाँ के धर्म से या धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये देखिए पैलेस्टीनियन मामला ठीक है, वहां पे तो धर्म को लेकर मामला है, एक जुडाइज्म का है, एक इस्लाम का है, लेकिन हमारे लिए एक डिप्लोमेसी के लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर हम इसको कोई हमारे धर्म की क्या इम्पैक्ट है, क्या है यहाँ की वोट्स, हमारी जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी उससे जुड़ा नहीं है, कतई बीजेपी का स्ट्रेटेजी उससे जुड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से जो प्रेशर बिल्टअप हुई, जिसके वजह से आपने देखा पहला दिन उन्होंने कंडेम किया हमास को, और दूसरे दिन जैसे अभी प्रफुल्ल दयाल जी कह रहे थे, भाई ये समय नहीं है आप पूरे जड़ पर जाना चाहते, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन यही कह रही है कि इस मसले का जड़ पे जाना है, रूट कॉसेस को हमें ये करना है। देखिए ये सब कहने से क्या मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं आप उसको कंडोन कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई, एक प्रकार से जस्टिफाई हो रही है, भाई वो हुआ तो इसीलिए हुआ। देखिए ये बात ऐसी नहीं है। इजराइल देश बनाने के लेकर, पैलेस्टीन की जो प्रश्न को लेकर एक बुनियादी कई चीजें उसमें रही है, हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लम रही है वहां पे, जिस तरह वहां विभाजन हुआ, जिस तरह पैलेस्टीनियन को जो अथॉरिटी वहां पे। अच्छा दूसरी चीज देखिए, वहां पे पैलेस्टीनियन में भी कोई नेतृत्व में कोई यूनिटी नहीं है जी। हमास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आज वेस्ट बैंक में शासन कर रही है, और ये और कई चीजें इसमें, जिससे देखिए इजराइल पर होना, क्योंकि भारत मानता है कि इजराइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक डिफेंस पार्टनर है। अगर ऐसी एक पार्टनर के साथ, एक फ्रेंडली देश के साथ उनके अंदर में इस तरह की एक बड़ा घटना हो, हम उनको उस समय उनके साथ सिंपैथेटिकली हम पास नहीं खड़े होंगे, ये भी कोई अच्छी रिलेशनशिप की ये नहीं है। इसलिए जो प्रधानमंत्री का तुरंत जो रिएक्शन था, जो एक प्रकार से मैसेज था, आज हम जानते हैं इजरायली प्रधानमंत्री ने आज हमारे प्रधानमंत्री से भी बात की है, ये बताने के लिए वहां परिस्थिति क्या है। अच्छा दूसरी चीज, हमारे भारतीय मूल के लोग भी वहां काम करते हैं, कुछ लोग भी वहां फंसे हुए हैं, ये कई चीजें इसमें लेकर। लेकिन केवल यही सोचना कि भाई हम क्योंकि देखिए अरब देश में पैसे, जैसे मैंने पहले कहा, देखिए कई अरब देश अपने संबंध बढ़ा रहे हैं इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया की बातचीत चल रही थी, और ये जो हमला हुआ है ये माना जा रहा है इन जो बदल रही है वहां रिश्ते, उसको किसी प्रकार एक रोक लगाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि जो एक स्थिरता की बात, शांति की बात को आगे बढ़ाने की पहल थी, शायद उस पर कैसे विराम लगाया जाए, उस दिशा में भी इस कदम को देखा जा रहा है। आप सभी मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम
क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद 2 टूक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हमदर्दी हमास के प्रति दिखाई पड़ रही है कांग्रेस के उस प्रस्ताव में जो सीडब्ल्यूसी से कल निकला है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने इजराइल पे हुए हमले को कंडेम किया, लेकिन कल सीडब्ल्यूसी से निकल के आया जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि उसकी भर्त्सना उस तरीके से शब्दों में नहीं की गई जो कि किया जाना चाहिए था। सवाल उठने लगा उसके बाद में कि आखिर ये हमदर्दी क्यों, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? इसको लेकर बीजेपी बुरी तरीके से घेरती नजर आ रही है कांग्रेस को। कपिल मदान जी हमारे साथ में मौजूद है। कपिल जी, जो बात प्रभुदयाल जी कह रहे थे, आप उससे किस तरह से देखते हैं कि ये गैर जरूरी वक्त था या गैर जरूरी शब्दावली थी जिसको अभी अवॉइड किया जाना चाहिए था? मूल मसला आतंकवाद जैसे विषय का था जिस पर एक जुटता दिखाई पड़े, एक देश के तरीके से हम इस बुनियादी समस्या के खिलाफ खड़े हुए, ये संदेश जाए, क्या ये जरूरी था? या एक प्रकार से गैर जरूरी शब्दों को इस्तेमाल करके या उस विषय को अभी लाकर हमने उसको डाइल्यूट किया कि जो लड़ाई हम एकजुटता के साथ में लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ? कपिल जी, आप शायद म्यूट पे हैं। देखिए जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अभी आपने वक्तव्य में बोला कि आपको किसी ने संकेत दिए, तो मुझे नहीं लगता कि कौन सी शब्दावली से आपको संकेत मिला कि कांग्रेस पार्टी ने या किसी भी कांग्रेस लीडर ने हमास का सपोर्ट किया। आप मुझे एक शब्दावली बताएं। हाँ, मैं बता रहा हूं। स्टेटमेंट बताएं, एक लीडर का स्टेटमेंट बताएं जो बोलता है कि हमास का सपोर्ट। मैं बता रहा हूं बहुत क्लियरली। हाँ, मैं बता रहा हूं सर, आप सुनिए, मैं बता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं सर, तो सुनिए, चलिए पहले आप बताइए, मैं फिर जवाब। नहीं, आपने मुझसे पूछा तभी तो बता रहा हूं ना। आप बताइए, फिर मैं अपनी बात आगे रखूं। जयराम रमेश जी ने इस इजराइल पे हुए हमले की भर्त्सना की, निंदा की, और आपने कहा कि क्या ये किसी ने विड्रॉ किया? नहीं किया। वो स्टैंड करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगले दिन आपकी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जो मंच है वहां पे एक प्रस्ताव पारित होता है और वहां पर वो भर्त्सना नहीं दिखाई पड़ती। फलस्तीनी लोगों के हक हुकूक की बात के साथ खड़े होने की बात होती है निश्चित तौर से, लेकिन जो हुआ आतंकी हमला उसकी भर्त्सना नहीं दिखाई पड़ती है। मैं ये कह रहा हूं इसलिए आप मुझे देखिए ये मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि एक लीडर ने, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियरली ये बात बोली कि वो भर्त्सना कर रहे हैं सर। ये बात तो उसके बाद एक कम्युनिकेशन आया, उसमें फिलिस्तीन के लोगों के बारे में भी बात की गई। तो आप मुझे ये बात बताइए कि इन दोनों वक्तव्यों में, इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको हमास का सपोर्ट कहां दिखा? आपको कहां से पढ़ लिया कि हमास को किसी ने सपोर्ट किया? बताएं जरा। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। देखिए वही बात जो बात नहीं, बात वही है ना। आप किसी के लिए कुछ कहते हैं और किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं, जो कहा जाना जरूरी है, तो जाहिर सी बात है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ा कि आप मुखर क्यों नहीं हो रहे? आतंकवाद के मसले पर क्यों नहीं इजराइल को आपने? इजराइल के हमले के बारे में भी बात हुई। तो मुझे एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री साहब 2018 में भी शिवम ने बताया कि इजराइल ने हमारे को किन किन मौकों में हमारा साथ दिया, तो उसके बावजूद जब 2018 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब फलस्तीन होके आए, तो उसको हम क्या समझे, क्या संकेत है? तो क्या वो हमास का सपोर्ट करने गए थे वहां पे? क्या संकेत है? ये क्या बात हुई? मैं बताता हूं क्या है। जी शिवम, आप क्या कह रहे हैं? जी थैंक यू। एक तो ये क्या बात हुई? मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि हमास और हिजबुल्लाह को फलस्तीन ना समझें। फलस्तीन के पहले भी भारत ने काफी बार मदद की है, उसको लेकर चीजें कमिटेड हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन जिस तरीके से इजराइल पर होने वाले हमलों को आप निंदा तक नहीं कर पा रहे और उस पर कुछ कह नहीं पा रहे, यह अपने आप साबित करता है कि आप हमास के साथ खड़े हुए हैं। इस समय जो बम इजराइल के ऊपर गिराए गए हैं, अगर कोई उसको कंडेम नहीं करता तो वो बाय डिफॉल्ट ही हमास का हिमायती हो गया। और आप इस समय तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कांग्रेस को हमास से वोट चाहिए।
अगर वोट नहीं चाहिए तो ये जो चिट्ठी आपने लिखा है इसमें इजराइल को लेकर दो शब्द आपके पास नहीं है। वो जो उनकी जमीन और जो उनका स्वायत्ता का विषय है वो लगातार हिंदुस्तान उठाता रहा है, सरकारें कोई भी नहीं। और मैं ऐसा समझता हूं कि जो पॉलिसीज होती है मेजरली उनमें बहुत ज्यादा चेंज हो वैसा नहीं है, लेकिन कम से कम इस समय तो पॉलिटिक्स मत लाइए। भारतीय जनता पार्टी का नेशनली कोई एक स्टैंड हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनली भारत का एक ही स्टैंड है, स्टैंड टुवर्ड्स टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस है उस पर। हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी जगह बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसको लेकर स्टैंड क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हमें 4 वोट अगर हिंदुस्तान में चाहिए तो कहीं पर अगर आतंकवादी हमला हो रहा है तो हम चुप होकर बैठ जाए जैसे कांग्रेस बैठी आज। यह स्टैंड नहीं हो सकता किसी भी देश के लिए भाई। और प्रॉब्लम यही है, मैं फिर से यही कहता हूं, फलस्तीन को हमास और हिजबुल्लाह ना समझा जाए, और हमास को जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको किसी और से जोड़ा ना जाए, उसको वोट में मत देखिए। लेकिन प्रॉब्लम है ना, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। केरला से प्रेशर आ जाएगा, किसी और यूनिट से प्रेशर आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो चुनाव हार जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो 4 राज्यों के चुनाव। कमाल है भाई, लोगों की जान माल घर महिलाएं सब चली गई वहां पर, और आप उस पर एक जवाब नहीं दे सकते। संक्षेप में, क्योंकि मुझे बाकी गेस्ट पे जाना है। कपिल जी आप अपना हाथ उठा रहे, जल्दी से बात मैं समझ नहीं पा रहा कि शिवम कंफ्यूज है या इनकी मेमोरी खत्म है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। CWC, अगर आप कंफ्यूज हूं ना, मेमोरी खत्म है मेरी, लेकिन मुझे पार्टी की हिरार्की पता है भाई। पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब CWC का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता शायद। अपना पॉइंटेड आप अगर रख दें बात तो थोड़ा समय की बचत हो जाएगी। इन्होंने CWC के बारे में बात करी जिसमें फिलिस्तीन की बात हो रही, अब ये बोल रहे हैं कि हाँ नहीं हम भी फिलिस्तीन के साथ हैं। अरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड, अलग अलग विषयों पर अलग किसके साथ हुआ जाता है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन का कोई खबर नहीं है भाई। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक किताब से आप पढ़िएगा, समझिएगा। ये लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। अरे कोई मूर्ख नहीं समझ रहा है, मैं क्यों किसी को मूर्ख समझूंगा जो है। अरे कमाल बात हो गई, मैं क्यों आपको मूर्ख समझूंगा बताइए। जयराम रमेश जी, ठीक है, आपका जयराम रमेश जी वाला तर्क जो है 4-5 बार रिपीट हो गया सर, उस पर वक्त तैयार नहीं करते। आपका पॉइंट आ गया सर। प्रभु दयाल जी, क्योंकि आतंकवाद को अच्छे और बुरे कटघरे में नहीं रख सकते, आतंकवाद को किसी धर्म के नजरिए से नहीं देख सकते, और किसी प्रकार के आतंकवाद के समर्थन को लेकर मुझे निहित फायदा होगा, इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ना, आपको लगता है यह भी अपने आप में दुनिया के लिए चुनौती को एक तरीके से जिंदा रखने जैसा है? प्रभु दयाल जी देखिए, मैं इसी बात को जरा दूसरी तरह से कहूंगा जी। आतंकवाद से आप जो हासिल करना चाह रहे हैं वो कभी नहीं हासिल कर सकते, बल्कि आपको वो नुकसान ही पहुंचाएगा। अब देखिए, हमास के आतंकवाद से पूरे फिलिस्तीन कम्युनिटी का नाम बदनाम हुआ जी। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब क्योंकि हमास पैलेस्टीनियन आउटफिट है, इस तरह का टेररिस्ट अटैक कैरी आउट किया है, तो जो फलस्तीनियों की छवि है वो एक टेररिस्ट टाइप ऑफ कम्युनिटी की हो जाती है। हमेशा से यही हुआ, PLO ने टेररिस्ट एक्ट एंगेज किए अपने हक हासिल करने के लिए, लेकिन टेररिज्म से हक नहीं हासिल होते हैं जी। और मेरे विचार में अगर कोई भी बयान अगर दिया जाए तो पहली बात तो टेररिज्म की निंदा करनी चाहिए, और ये साफ साफ जाहिर करना चाहिए कि टेररिज्म से आप हक नहीं हासिल करते हैं, बल्कि आपके जो हक हासिल करने की जो खामियत है, जो आपकी वो ताकत है, वो कम हो जाती है। ठीक बात, क्योंकि इस वक्त देखिए हमास की निंदा पूरे दुनिया में हो रही है, और इस वजह से फलस्तीनियों का जो कॉज है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल गलत रास्ता। बिल्कुल। शेखर जी, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि लगातार विवाद का विषय यही है कि इस मसले पे जहां इजराइल और फलस्तीन में वहां पे संघर्ष है, लेकिन देश की राजनीति भी उबलना शुरू हो गई। आपको लगता है कि इस प्रकार की राजनीतिक उबाल से कांग्रेस को बचने की जरूरत थी, लेकिन क्या ये वोट बैंक सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है, उसकी राजनीति दिखाई पड़ती? शेखर जी नहीं, मुझे तो इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर वाकई आप पैलेस्टीनियन को लेकर चिंतित है, मैं तो मानता हूं हमास के जो आक्रमण हुआ है, हमास के तरफ से जो टेरर अटैक हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान पैलेस्टीनियन कॉज के लिए हुआ है। जो भी सोल्यूशन हो सकता था पैलेस्टीन के लिए वो और दूर हो गई है, क्योंकि जब तक इजराइल में एक प्रकार से चीजें नॉर्मलाइज नहीं होगी, वो तो इसके लिए 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है। तो इसमें पैलेस्टीनियन की वाकई अगर हम कंसर्न है पैलेस्टीनियन तो पैलेस्टीन को लेकर, तो इससे ज्यादा हमें सोचना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी आवाज और ज्यादा बुलंद होनी चाहिए, पार्टी कोई ना हो।
बिल्कुल, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आतंकवाद के मसले पर सब एक राय रखें, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। शिवम, क्योंकि हम अनुमति चाहेंगे आप जस्ट 10 सेकंड। मैं सिर्फ एक ही कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को इस बात को याद रखना चाहिए कि जो पार्टी ओसामा जी, हाफिज जी करती है, वो हिजबुल्लाह जी और हमास जी भी आगे आकर करेगी। कांग्रेस से अगर आप टेररिज्म को कंडेम कराना चाहते हैं तो वो नहीं करने वाले हैं। उनका एक ही चीज मानना है कि अपीजमेंट के लिए किसी भी स्तर तक दुनिया में कहीं पर भी जाना हो हम जाएंगे, और कृपया करके हिंदुस्तान अब आगे बढ़ चुका है, ये आतंकवादियों से प्रेम प्यार मोह जो है छोड़ दें, इतना बेहतर है। अभी ये ओसामा जी वाला मामला नहीं रहा है हिंदुस्तान में, अब चीजें बदल गई हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सी चीजें बदली और बदलेंगी भी। लेकिन आप मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो टूक में आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवम त्यागी आपका, कपिल मदान जी आपका, हमारे साथ में बालचंद कांगू साहब भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया, प्रभुदयाल जी, शेखर है जी आपका, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर से मसला, मेन मुद्दा यही है कि आतंकवाद जैसे ज्वलंत मुद्दे पर दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, देश कोई भी हो, ये नर्म रुख नहीं रखना चाहिए। ये वो सांप है, अगर आप अपने आस्तीन में पालेंगे या पालने की मंशा जाहिर करेंगे तो आपको ही डसता नजर आएगा। ये वैश्विक चुनौती है, इससे मिलकर लड़ने की जरूरत है। कम से कम इस विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का दो टूक आज देखने के लिए। नमस्कार।